Hi students, स्वागत है आप सबका. Now today we are starting with SEBI practical question. Now SEBI paper में if you analyze over the last 3-4 attempt and in fact for a longer period also, you will realize that SEBI में practical questions पूछे जाते हैं. एंड जब से न्यू पोर्शन आया है तो 100% SEBI में practical question पूछे जाते हैं for almost 10 to 15 marks. So today we are going to solve all the practical questions which have been asked by ICSI in SEBI paper over the last so many years. एंड अगर आपने ये सारे 27 क्वेश्चंस कर लिए तो फिर सेबी इंस्टीट्यूट अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले अंडर सेबी सब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रैक्टिकल यू कैन इजीली सॉल्व द सेम. नाउ ये जो पूरा सेबी प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सेशन है ये आपके दो सेशंस में डिवाइड होगा. In today's session, we will discuss a lot of questions about the mutual fund and trend movement and all that. And in the next session, जो कि आप practical question हम लोग करेंगे after doing public issue, after doing structure of capital market, वहाँ पे we will solve those questions. So I will also tell you while at the closing that which are the questions we are going to do in our SEBI's practical question session 2. So today we are starting with SEBI practical questions. So without wasting any time, let's start now. अब देखो सबसे पहले यहाँ पे we have to understand certain terms. अब पहला टर्म दिया है पब्लिक इशू प्राइस. नाउ ये आपके म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है तो यहाँ पे पब्लिक ऑफर प्राइस जो है नाउ जिसको पीओपी बोलते हैं ये क्या है. नाउ ये एक ऐसा प्राइस है. इट इज द प्राइस एट विच यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड बीइंग परचेस्ड बाय द बायर. मतलब अगर आज इसको आप ऐसे समझो कि अगर आज मान लो किसी पर्टिकुलर शेयर का प्राइस है 100 रुपीज़. ओके तो क्या आप अगर ब्रोकर के थ्रू परचेज करते हो तो क्या आपको सिर्फ 100 रुपीज़ पे करना पड़ता है. आंसर इज नो. यू हैव टू पे ब्रोकरेज. मतलब इट इज गोइंग टू बी समथिंग मोर देन 100 रुपीज. सेम वे जब आप शेयर्स को सेल करते हो मार्केट में तो आपको अगेन ब्रोकरेज पे करना पड़ता है. दैट अप्लाइज व्हेन वी आर ट्रेडिंग इन शेयर्स. अब हम लोग जब म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को परचेज और सेल करते हैं तो म्यूचुअल फंड का प्राइस एनएवी होता है. लेकिन फ्रॉम अ बायर पॉइंट ऑफ व्यू बायर को क्या प्राइस पे करना पड़ता है. बायर को प्राइस पे करना पड़ता है विच इज टू बी कॉल्ड एज पब्लिक ऑफर प्राइस. तो पब्लिक ऑफर प्राइस क्या है. So it is a price at which units of mutual fund being purchased by the buyer and इसका फॉर्मूला क्या है which is called POP. तो public offer price which is POP is equal to NAV upon 1 minus FEL जिसका फुल फॉर्म है फ्रंट एंड लोड. क्लियर. अब फ्रंट एंड लोड क्या है एंड बैक एंड लोड क्या है वो भी अभी हम लोग समझेंगे. सेकेंड है रिडम्पशन प्राइस. एज आई सेड दैट जैसे हम लोग शेयर्स में जब हम लोग सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स को सेल करते हैं थ्रू ब्रोकर तो क्या हम लोग को पूरा सेल अमाउंट मिलता है. आंसर इज नो. हमें वहां पे ब्रोकर को सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता है विच इज टू बी कॉल्ड एज ब्रोकरेज. इसका मतलब अगर price of the share is 100 rupees and if I want to buy the shares I have to pay 100 plus brokerage. Same way if the price of the share is 100 rupees and if I am selling the shares in the market will I get 100 rupees. No, I will get 100 minus brokerage. मतलब मेरे को 100 से थोड़ा कम मिलेगा. तो जो थोड़ा ज़्यादा मैंने पे किया था परचेज के टाइम पे और जो थोड़ा कम मेरे को मिला है सेल के टाइम पे ये इट इज़ नथिंग बट ब्रोकरेज विच इज़ द फीस ऑफ द ब्रोकर. क्योंकि आज ब्रोकर अगर बिजनेस कर रहा है तो वो भी तो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है ना. सेम वे म्यूचुअल फंड में भी यूनिट्स का प्राइस होता है एनएवी पे एंड देन म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर बीइंग सोल्ड एंड परचेज एनएवी. लेकिन फ्रॉम अ बायर और फ्रॉम अ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू उसको कितना पे करना पड़ता है और कितना उसको मिलता है दैट इज नथिंग बट द पब्लिक ऑफर प्राइस एंड रिडम्पशन प्राइस. व्हाट इज रिडम्पशन प्राइस. रिडम्पशन प्राइस और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ रीपर्चेज प्राइस. Now क्या है. इट इज अ प्राइस एट विच यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड बीइंग रिडीम टू द इन्वेस्टर. तो ये वो प्राइस है जिसमें म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को रिडीम किया जाता है टू द इन्वेस्टर. फॉर्मूला क्या है. रिडम्पशन प्राइस इज इक्वल टू NAV अपॉन 1 प्लस BEL. BEL मतलब बैक एंड लोड. अब देखो अब फ्रंट एंड लोड क्या होता है. नाउ फ्रंट एंड लोड FEL. अब ये क्या है. देखो there are certain expense
जो म्यूचुअल फंड आपसे चार्ज करता है, मतलब इट इज बेसिकली अ कॉस्ट विच अ बायर इज पेइंग एट द टाइम ऑफ बाइंग द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। क्या लिखा है? इट इज अ कॉस्ट पेड बाय द इन्वेस्टर एट द टाइम ऑफ सेलिंग द, it is a cost paid by the investor at the time of buying the units of mutual fund। याद रखना, जब हम लोग फ्रंट एंड लोड की बात करते हैं तो ये एक कॉस्ट है जो इन्वेस्टर पे कर रहा है, कभी पे कर रहा है? एट द टाइम ऑफ बाइंग द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। एंड व्हाट इज एग्जिट लोड और बैक एंड लोड? तो ये क्या है? इट इज अ कॉस्ट being paid by the investor at the time of selling the units of mutual fund। क्लियर? तो ये एक कॉस्ट है। कॉस्ट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कॉस्ट है जो इन्वेस्टर को एट द टाइम ऑफ बाइंग द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड चार्ज किया जाता है इन्वेस्टर से। एक कॉस्ट है जो इन्वेस्टर से चार्ज किया जाता है एट द टाइम ऑफ सेलिंग द यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। क्लियर? एंड बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ बैक एंड लोड and front end load, there is a difference in NAV price and public offer price, same way NAV price and redemption price। क्लियर? तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया है। तो यहां पे आप लोग वीडियो को पहले एक बार पॉज करेंगे एंड इस पूरे पार्ट को आप रीड करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, सो आई बिलीव आप लोगों ने यहाँ पे वीडियो को पॉज किया होगा, रीड किया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन चालू करते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है ना। ये क्वेश्चन 2008 जून में पूछा गया था फॉर 4 मार्क्स। क्लियर? सो ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द टेक्निक्स एंड द वैराइटीज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इट नाउ is covering all the questions which have been asked by ICSI in past examination। तो क्या लिखा है? The units of Evergrow equity fund is redeemed at ₹15। मतलब यहाँ पे क्या प्राइस आपको दे दिया है? रिडम्पशन प्राइस दे दिया है। Now exit load, एग्जिट मतलब बैक एंड लोड इज 2.5%। क्लियर? क्या निकालना है हम लोग को? कैलकुलेट एनएवी। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है उस टेक्निक को सीखते हैं। तो यहां पे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 1। क्लियर? अब देखो यहां पे कितना दिया है? रिडम्पशन प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में आरपी बोलते हैं, इज ₹15। एग्जिट लोड, जिसको हम लोग बैक एंड लोड बोलते हैं, कितना दिया है? इट इज 2.25%। अच्छा, अगर ये 2.25% दिया है तो वी कैन ऑल्सो राइट that it is 0.0225। 2.25% is same as 0.0225। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या था ना? फॉर्मूला था रिडम्पशन प्राइस इज इक्वल टू NAV अपॉन 1 प्लस बैक एंड लोड। दैट वाज द फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे रिडम्पशन प्राइस की वैल्यू रख देते हैं। कितना है? 15। NAV 1 प्लस 0.0225। तो कितना हो गया? 15 इज इक्वल टू NAV अपॉन 1.0225। सो देयरफॉर NAV कितना हो गया? 15 इंटू 1.0225। सो कितना आ रहा है NAV? सो NAV विल कम 15.3375। क्लियर? ऑलवेज रिमेंबर NAV का जो कैलकुलेशन आप कर रहे होगे, POP का जो कैलकुलेशन करेंगे, इट शुड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड इन डेसिमल। 4 डिजिट डेसिमल तक आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अंडर द एनालिसिस नोट एज वेल एज अंडर द मेन नोट्स। क्लियर? अब देखो तो यहाँ पे तो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन द NAV इज 15.3375। आई होप समझा है इसको। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करेंगे और इस पूरे पार्ट को नोट करेंगे। क्लियर? एंड आई बिलीव आपको ये अब प्रॉपरली समझ में आ गया है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। क्लियर? वेरी सिंपल क्वेश्चन, आराम से 4 मार्क्स आप यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं।
चलिए, सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. सो आई बिलीव क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया है. अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है. नाउ इट सेज दैट if Rahul invests 10,000 rupees in a scheme, okay, that charges 2% front end load, मतलब FEL दिया हुआ है, front end load दिया है यहाँ पे, at NAV of rupees 10 per unit, what shall be public offer price. मतलब यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, public offer price निकालना है. NAV दिया हुआ है, फ्रंट एंड लोड दिया है. तो आई वांट ऑल ऑफ यू कि यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. क्लियर? बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू डेवलप कॉन्फिडेंस कि आप खुद क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. चलिए, तो अब देख लेते हैं. अगर आपने सॉल्व किया है तो प्लीज चेक द नाउ द सॉल्यूशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ. तो सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2. अब यहाँ पे फ्रंट एंड लोड दिया है 2%. Now 2% को we can also write in the form of 0.02. NAV दिया है ₹10. तो यहाँ पे पब्लिक ऑफर प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज NAV अपॉन 1 माइनस फ्रंट एंड लोड. तो यहाँ पे तो पब्लिक ऑफर प्राइस इक्वल टू 10 अपॉन 1 माइनस 0.02. तो कितना हो गया? 10 अपॉन 0.98. so यहाँ पे कितना आ गया? सो देयरफॉर पब्लिक ऑफर प्राइस इज इक्वल टू 10.20. क्लियर? सो इफ यू डिवाइड 10 from 0.98 you will get the answer 10.2040. क्लियर? तो आई होप सबको समझा है कि यहाँ पे पब्लिक ऑफर प्राइस, इसके आगे 10.20408 है. तो वी कैन ऑल्सो राइट दैट 10, so therefore it is equal to 10.2041. Clear? This is your public offer price. Done. Very simple question. Now if we see this question, ये क्वेश्चन टेस्ट पेपर क्वेश्चन भी है. टेस्ट पेपर क्वेश्चन क्या है? जो आपके इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल के लास्ट में एक पेपर दिया है उसमें भी दिया है. एंड दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स. नाउ इमेजिन स्टूडेंट, इतना सिंपल क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए. मतलब सेबी का जो प्रैक्टिकल पोर्शन होता है ना, वो ऐसा होता है. दो सब्जेक्ट इज डिफिकल्ट बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन इतना सिंपल होता है कि ऐसे मतलब क्वेश्चन को देखते ही गड़प से खा जाने का. क्लियर? एकदम मक्खन है ये. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स ट्राई फॉर क्वेश्चन नंबर 3. अब देखो क्या दिया यहाँ पे. इट सेज दैट द यूनिट प्राइस ऑफ TSS स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड इज ₹10. द पब्लिक ऑफर प्राइस of the unit is 10.204 and the redemption price is 9.8. मतलब यहाँ पे देखो यूनिट प्राइस मतलब क्या हुआ? तो वी आर टॉकिंग अबाउट NAV. तो NAV दिया हुआ है, यहाँ पे पब्लिक ऑफर प्राइस दिया हुआ है एंड यहाँ पे रिडम्पशन प्राइस भी दिया हुआ है. क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट फ्रंट एंड लोड एंड वी हैव टू कैलकुलेट बैक एंड लोड. अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. Let's understand this thing, but I want all of you to make an attempt. Formula we know. एक बार ट्राई करिए. अगर नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो हम लोग सॉल्व करने ही वाले. तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करिए. सो अब देखते हैं किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है. तो यहाँ पे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3. अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन में NAV दिया है ₹10. क्वेश्चन में POP दिया है 10.204. एंड रिडम्पशन प्राइस दिया है 9.8. क्लियर? अब देखो अब फॉर्मूला क्या है. तो इफ वी टेक द फॉर्मूला POP विच इज पब्लिक ऑफर प्राइस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NAV अपॉन 1 माइनस फ्रंट एंड लोड. अब पब्लिक ऑफर प्राइस कितना दिया है? 10.204. तो 10 अपॉन 1 माइनस फ्रंट एंड लोड. तो 1 माइनस फ्रंट एंड लोड इधर आ गया, तो 10 अपॉन
10.204। तो यहाँ पे अगर हम लोग 10 को डिवाइड करेंगे फ्रॉम 10.204, सो इसका आंसर कितना आएगा? सो इट विल कम टू 0.9800। तो ये आ गया 1 माइनस फ्रंट एंड लोड। अब फ्रंट एंड लोड इधर जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल मैथ से ये, तो यहाँ पे फ्रंट एंड लोड कितना हो गया? 1 माइनस 0.9800। इसका मतलब ये कितना हो गया? 0.02। इसका मतलब देयरफॉर फ्रंट एंड लोड इज इक्वल टू 2%। क्लियर? सिंपल। चलो अब सेकेंड साइड देखते हैं। तो यहाँ पे रिडम्पशन प्राइस का फॉर्मूला क्या है? Now redemption price is equal to NAV upon 1 plus back end load। अच्छा, रिडम्पशन वैल्यू कितना दिया है? 9.8। तो 1 प्लस बैक एंड लोड, तो 1 प्लस बैक एंड लोड कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 9.8। तो 1 प्लस बैक एंड लोड, 10 को डिवाइड करिए 9.8 से, तो कितना आएगा? Now this will come to 1.0204। याद रखना 4 डिजिट में लेना। अगर आपने 2 डिजिट में लिया ना, तो यहाँ पे भी आपका 1.02 हो जाएगा, तो आपका फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों 2% हो जाएगा। दैट विल गिव रॉन्ग आंसर। तो बैक एंड लोड कितना हो गया? 1.0204 माइनस 1, कितना आ गया? 0.0204। तो इसका मतलब बैक एंड लोड कितना हो गया? 2.04%। Clear? This is how you have to calculate, and always remember, जब भी आप फ्रंट एंड लोड एंड बैक एंड लोड कैलकुलेट करते हैं, या तो पब्लिक ऑफर प्राइस, एनएवी या रिडम्पशन प्राइस, हमेशा 4 डिजिट डेसिमल तक कैलकुलेट करना। क्लियर? एवरीबॉडी क्लियर नाउ? चलो अब देखते हैं। सो नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। आप देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? It says that Super Mutual Fund has launched a scheme named Super Bonanza। Super Mutual Fund ने एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है Super Bonanza। The net asset value of the scheme is 12 rupees per unit, मतलब 12 रुपये का NAV है। The redemption price is 11.65 per unit and offer price, अच्छा offer price मतलब POP is 12.5 per unit। You are required to calculate front end load and back end load। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आया था इन 2015 एग्जाम, एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट्स वेरी सिंपल। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट थिंग। तो आई वांट ऑल ऑफ यू कि यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? एनएवी दिया है 12, पब्लिक ऑफर प्राइस दिया है 12.5 एंड रिडम्पशन प्राइस दिया है 11.65। अब देखो फॉर्मूला क्या है? पब्लिक ऑफर प्राइस का फॉर्मूला क्या है? इट इज एनएवी अपॉन 1 माइनस फ्रंट एंड लोड। क्लियर? तो मतलब 12.5 12 अपॉन 1 माइनस फ्रंट एंड लोड, तो 1 माइनस फ्रंट एंड लोड, तो 12 को डिवाइड करेंगे 12.5 से, तो यहाँ पे इफ़ यू डिवाइड 12 बाय 12.5, तो यहाँ पे 1 माइनस फ्रंट एंड लोड इज 0.96। तो इसका मतलब फ्रंट एंड लोड इज इक्वल टू 1 माइनस 0.96 मतलब 0.04। सो देयरफॉर फ्रंट एंड लोड इज इक्वल टू 4%। क्लियर? सिंपल। चलो सेम जैसा उन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम तरीके से है। अब यहाँ पे रिडम्पशन प्राइस का फॉर्मूला क्या है? NAV अपॉन 1 प्लस बैक एंड लोड।
तो रिडम्पशन प्राइस कितना है 11.65, 11.65 इज इक्वल टू 12/1 प्लस बैक एंड लोड। तो 1 प्लस बैक एंड लोड इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 11.65। तो 12 को 11.65 से डिवाइड करेंगे तो इट विल कम 1 प्लस बैक एंड लोड इज इक्वल टू 1.03। तो बैक एंड लोड कितना हो गया 1.03 माइनस 1 मतलब 0.03। सो देयरफॉर बैक एंड लोड इज इक्वल टू 3%. Done. Very simple. And this question being asked for 6 marks. So you can imagine that how simple is this to secure good marks in SEBI practical questions. So students, now we have done up to question number 4 and now we are moving to question number 5. आप देखो question number 5 क्या दिया है. Now it basically says, it's a very important question. अब तो क्या लिखा है, it says that the redemption price of mutual fund unit, देखो यहाँ पे redemption price दिया है of mutual fund unit is ₹12 while the front end load and back end load are 2% and 3% respectively. मतलब redemption price दिया है, front end load दिया है, back end load दिया है. You are required to calculate NAV and public offer price. Now यहाँ पे very simple question है, I believe आपको फॉर्मूला पढ़ लिया है, हम लोगों ने समझ भी लिया है. तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करिए. सो आई बिलीव आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किया होगा. नाउ लेट्स चेक द थिंग. जिन्होंने ट्राई किया है वो अपना क्रॉस चेक करें और जिनको नहीं समझा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि कैसे किया जाता है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे क्वेश्चन में रिडम्पशन प्राइस दिया है. नाउ व्हाट इज द रिडम्पशन प्राइस बीइंग गिवन इज 12%. देन फ्रंट एंड लोड दिया है विच इज इक्वल टू 2%, मतलब वी कैन ऑलवेज राइट 0.02 एंड बैक एंड लोड दिया है 3% विच इज इक्वल टू 0.03. क्लियर. अब यहाँ पे व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज द NAV एंड पब्लिक ऑफर प्राइस. अब देखो सबसे पहले रिडम्पशन प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है. Now redemption price formula is NAV upon 1 plus back end load. तो redemption price अगर 12 दिया है, NAV we don't know, back end load कितना है 0.03. इसका मतलब 12 is equal to NAV upon 1.03. तो therefore NAV कितना हो जाएगा 12 into 1.03. तो NAV कितना आ गया, it is equal to 12.36. क्लियर. अब देखो अब जब अपना NAV निकल गया तो नाउ व्हाट वी कैन डू. अब पब्लिक ऑफर प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है. तो पब्लिक ऑफर प्राइस इक्वल टू NAV अपॉन 1 माइनस फ्रंट एंड लोड. अच्छा NAV अपना अभी हम लोगों ने सॉल्व किया कितना आया था 12.36 अपॉन 1 माइनस 0.02 मतलब कितना हो गया 12.36 अपॉन 0.98. इसका मतलब पब्लिक ऑफर प्राइस कितना हो गया. देयरफॉर पब्लिक ऑफर प्राइस इज इक्वल टू 12.36 को 0.98 से डिवाइड करेंगे तो इट विल कम टू 12.61. क्लियर. सो दिस इज योर NAV. तो NAV कितना आया, NAV इज 12.36 एंड पब्लिक ऑफर प्राइस कितना आया, इट इज 12.61. नाउ दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप. अब देखो नाउ इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 6, ये ICSI मॉड्यूल में भी दिया हुआ है. ICSI मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 3 है ये. एंड इफ यू सी द नंबर ऑफ टाइम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड 2017 में आया है, 2014 में आया है 5 मार्क्स के लिए, 2010 में आया था 7 मार्क्स के लिए. देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. क्या लिखा है, द रिडम्पशन प्राइस, देखो सेम क्वेश्चन है, द रिडम्पशन प्राइस ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट इज 48 while the front end load and back end load
are 2%, 3% respectively, exactly the same question what we have just solved in question number 5. तो you are required to calculate NAV and public offer price. तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. So now see how to solve questions of this type. I believe आप सब ने इसको सॉल्व किया होगा. अब देखिए सेम तरीके से करना है. रिडम्पशन प्राइस कितना दिया है? रिडम्पशन प्राइस इज 48 रुपीज. फ्रंट एंड लोड is 2%, मतलब 0.02. This is what is being given, and back end load is 3%. .03. क्लियर? अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो रिडम्पशन प्राइस इज इक्वल टू NAV अपॉन 1 प्लस बैक एंड लोड. तो यहाँ पे रिडम्पशन प्राइस कितना है? 48 इज इक्वल टू NAV अपॉन 1 प्लस 0.03. तो 48 इज इक्वल टू NAV अपॉन 1.03. So therefore NAV is equal to 48 into 1.03. तो यहाँ पे 48 को मल्टीप्लाई करिए 1.03 से. So it will come to 49.44. So that is your NAV. अब देखो, अब अगर अपने को NAV मिल गया then and we have already have back front end load, तो we can always calculate public offer price. तो public offer price का फॉर्मूला क्या होता है? तो public offer price is equal to NAV upon 1 minus front end load. तो NAV कितना है? It is 49.44 divided by 1 minus 0.02. तो कितना हो गया? 49.44 divided by 0.98. तो 49.44 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.98 से. So how much it will come? Now it will come to 50.44, or you can say 45. 50.45. So therefore public offer price is equal to 50.45 and NAV is 49.44. This is how you have to calculate questions of this type. So done. So now we are moving towards a new variety of question, and that is to be called as net asset value. Very important part है बच्चों, ध्यान से देखेंगे. क्या दिया है? net asset value का फॉर्मूला क्या होता है? Now NAV क्या है? ये हम लोग ने when we are discussing the chapter, the detailed chapter what we have discussed, वहाँ पे भी उन्होंने किया हुआ है. तो क्या लिखा है? नेट एसेट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटी अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड. दिस इज द सिंपल फॉर्मूला जिससे मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दिया था. एंड इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या ये भी बताया था आप लोग को कि नेट एसेट वैल्यू का फॉर्मूला है नेट एसेट ऑफ द स्कीम अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड. अब नेट एसेट ऑफ स्कीम कैसे निकलता है? तो नेट एसेट ऑफ स्कीम इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस रिसीवेबल प्लस अदर अक्रूड इनकम प्लस अदर एसेट माइनस अक्रूड एक्सपेंसेस माइनस अदर पेएबल माइनस अदर लायबिलिटी. तो यहाँ से इसे क्या मिलेगा? नेट एसेट ऑफ द स्कीम. उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ NAV. क्लियर? सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या दिया है? इट सेज दैट सफल म्यूचुअल फंड. देखो म्यूचुअल फंड का नाम क्या है? सफल म्यूचुअल फंड provides the following information related to one of its scheme. क्या दिया है? साइज ऑफ द स्कीम दिया है 2000 करोड़. फेस वैल्यू ऑफ यूनिट दिया है 10 रुपीज पर यूनिट. एंड नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट दिया है 200 करोड़. तो यहाँ पे ये 200 करोड़ ये नंबर है. क्लियर? अब मार्केट वैल्यू ऑफ फंड पोर्टफोलियो दिया है 4200 करोड़. रिसीवेबल दिया है 100 करोड़. अक्रूड इनकम दिया है 100 करोड़. लाइबिलिटी दिया है 150 करोड़ एंड अक्रूड एक्सपेंसेस दिया है 275 करोड़. तो इस 5 इंफॉर्मेशन से वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट द नेट एसेट वैल्यू. तो यहाँ पे NAV निकल सकता है. तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट एसेट वैल्यू. अब देखो बच्चों
मैं आपको यहाँ पे ना दोनों तरीके सिखाऊंगा. आई विल शो यू with the help of formula also, as well as I will show you with the help of the logic which I have taught you. तो पहले एक बार हम लोग लॉजिक से समझते हैं. तो यहाँ पे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 7. क्लियर. अब सबसे पहले NAV का फॉर्मूला क्या है? इफ वी गो विद द लॉजिक, इट इज एसेट माइनस लायबिलिटी अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड. तो यहाँ पे पहले तो एसेट ले लेते हैं. तो एसेट में क्या क्या आ रहा है? इट इज आप देखो, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन विद अ फ्रेश पेज. तो यहाँ पे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 7. नाउ एसेट, जो भी नंबर्स दिए हैं वो करोड़्स में दिए हुए हैं. ऑल नंबर्स आर इन करोड़्स. क्लियर. तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ फंड पोर्टफोलियो कितना दिया है? मार्केट वैल्यू ऑफ फंड पोर्टफोलियो इट इज 4200 करोड़. देन receivables, it is equal to 100 crores. And then accrued income, now this is equal to 100 crores. इस पूरे को ऐड करते हैं तो कितना आएगा? इट इज इक्वल टू 4400 करोड़. क्लियर. अब लायबिलिटीज कितनी है? नॉन लायबिलिटीज में they have given liabilities and accrued expenses. क्लियर. तो लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी हो गई? इट इज इक्वल टू 150 करोड़ एंड accrued expenses की वैल्यू कितनी हो गई? 275 करोड़. टोटल करेंगे कितना आ रहा है? 425 करोड़. दिस इज बी. तो यहाँ पे सो देयरफॉर नेट एसेट कितना हो गया? ए माइनस बी. तो कितना आ गया? 4400 करोड़ माइनस 425. तो इसको माइनस करेंगे तो हाउ मच इट इज कमिंग? इट इज कमिंग 3975 करोड़. अब यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है? तो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड इज 200 करोड़. सो देयरफॉर NAV कितना हो गया? इट इज इक्वल टू नेट एसेट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड. कितना आ गया? 3975 करोड़ डिवाइडेड बाय 200 करोड़. तो कितना आ गया? 3975 करोड़ डिवाइडेड बाय 200 करोड़. सो इट इज इक्वल टू 19.875 पर यूनिट. क्लियर. ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, NAV जब भी निकाला जाता है तो वो हमेशा पर यूनिट पे होता है. नाउ दिस इज अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग विद लॉजिक. अब मैं आपको फॉर्मूला मेथड से भी करके दिखाता हूं एंड यू विल कम टू नो दैट द सॉल्यूशन इज कमिंग द सेम. तो फॉर्मूला मेथड में what we have discussed under the formula method that net asset of the scheme निकाला जाता है. क्या लिखा है फॉर्मूला? net asset of the scheme is equal to क्या दिया है? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस it is receivables
plus it is other accrued income plus it is other asset minus accrued expenses minus other payable minus other liabilities. Clear? Now this is a formula being given. अब यहाँ पे इस फॉर्मूले से भी अगर करते हैं तो नेट एसेट ऑफ द स्कीम कितना आ जाएगा? सो देयरफॉर नेट एसेट ऑफ द स्कीम इज इक्वल टू कितना आ रहा है? अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ फंड पोर्टफोलियो कितना दिया है? 4200 करोड़ प्लस रिसीवेबल कितना दिया है? 100 करोड़ प्लस अक्रूड इनकम कितना दिया है? 100 करोड़ माइनस लायबिलिटीज कितना दिया है? 150 करोड़ माइनस अक्रूड एक्सपेंसेस कितना दिया है? 275 करोड़. अगर इस पूरे को हम लोग ऐड एंड माइनस करेंगे सो इट विल कम टू 3975 करोड़. अब यहाँ पे therefore NAV का फॉर्मूला क्या है? इट इज नेट एसेट ऑफ द स्कीम अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड. तो कितना आ गया? तो नेट एसेट ऑफ द स्कीम कितना है? 3975 करोड़ डिवाइडेड बाय 200 crores, so it is still coming the same value which is 19.875 per unit. Clear? तो चाहे आप फॉर्मूला मेथड से करिए या आप लॉजिक मेथड से करिए आंसर विल रिमेन्स द सेम. तो अब इस क्वेश्चन का हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया. तो फर्स्ट पार्ट क्या था कि यह रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एनएवी, ये हो गया. एंड द रेट ऑफ रिटर्न, अच्छा रेट ऑफ रिटर्न भी निकालना है. इफ द यूनिट होल्डर हैज परचेज द यूनिट एट एनएवी ऑफ ₹15 पर यूनिट एंड रिसीव अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर यूनिट ड्यूरिंग द पीरियड. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं एक यूनिट होल्डर के पॉइंट से देखता हूँ तो यूनिट होल्डर ने जब यूनिट्स परचेज किया था तो किस प्राइस से परचेज किया था? 15 रुपीज़ पर यूनिट के प्राइस से परचेज किया था. आज की तारीख में एनएवी की वैल्यू कितनी है? 19.875 पर यूनिट. इसका मतलब अगर इसके बीच का कैपिटल एप्रिसिएशन देखा जाए दैट हाउ मच कैपिटल एप्रिसिएशन हैज टेकन प्लेस, तो कैपिटल एप्रिसिएशन विल कम टू 4.875 पर यूनिट. क्लियर? अब देखो तो यहाँ पे दिस इज द कैपिटल एप्रिसिएशन. अच्छा इसके अलावा डिविडेंड कितना मिला है यूनिट होल्डर को? ₹2 पर यूनिट. तो इसका मतलब टोटल रिटर्न कितना मिला इन टर्म्स ऑफ अमाउंट? इट इज डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन. तो डिविडेंड कितना है? नाउ डिविडेंड इज ₹2 एंड कैपिटल एप्रिसिएशन कितना है? 4.875. सो टोटल कितना आ गया? नाउ इट इज इक्वल टू ₹6.875 पर यूनिट. अब देखो तो यहाँ पे इसने रिटर्न परसेंटेज कितना हो गया, जिसको हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा जिसको बोलते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ये कितना हो जाएगा? सो इट इज इक्वल टू, अब इसने 6.875 कमाने के लिए खर्चा कितना किया था? 15 रुपीज़ पर यूनिट. तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 15
into 100. So what is the percentage? It is equal to 45.83% per annum. Clear? This is how you have to calculate with respect to the NAV and return percentage. Done? चलो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को किए जाते हैं, ठीक है. तो आप लॉजिक मेथड से करो या फॉर्मूला मेथड से, बोथ विल रिमेन्स द सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नाउ ये क्वेश्चन ICSI मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 1 है. क्या दिया है क्वेश्चन में, लेट्स सी. यहाँ पे नेम ऑफ द स्कीम दिया है XYZ, साइज ऑफ द स्कीम दिया है 100 lakhs, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स दिया है 10, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स it is 10 lakhs. Ideally it should not be shares, it need to be units. Clear? अब market value of fund investment, it is equal to 180 lakhs. Accrued income, now this is equal to 1 lakh. Receivable 1 lakh. Liabilities and accrued expenses 50,000. Find NAV per unit. I think it's very simple. So let's calculate the thing. तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 8. नाउ इट्स द सेम क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने किया है. तो आई वांट ऑल ऑफ यू कि आपको समझ में आया है. तो अब आप लोग एक बार वीडियो को यहाँ पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करिए. चलिए, सो ट्राई करते हैं. अब जिन्होंने ट्राई कर लिया वो लोग यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करिए, चेक करिए. एंड अगर नहीं किया है तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है. यहाँ पे सबसे पहले एसेट, तो व्हाट आर द एसेट्स फॉर्मिंग पार्ट. नाउ ऑल द वैल्यूज बीइंग गिवन इन लैक्स एंड 50,000. तो क्या लिखा है, तो सबसे पहले मार्केट वैल्यू, now this is being given 180 lakhs. Clear? इसके बाद what are the things being given? Accrued income, now this is being given of 1 lakh. Then receivable another 1 lakh. Clear? देन लाइबिलिटीज एंड अक्रूड एक्सपेंस दिया हुआ है. तो ये टोटल कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 182 lakhs. अब यहाँ पे लाइबिलिटीज, सो यू हैव टू कैलकुलेट द लाइबिलिटीज. क्या क्या आ रहा है लाइबिलिटीज सेक्शन में. सो लाइबिलिटीज में देयर इज समथिंग कॉल्ड लाइबिलिटीज एंड अक्रूड एक्सपेंसेस. accrued expenses, liabilities कितना दिया है 50,000 and accrued expenses 50,000. so total कितना हुआ, it is equal to 1 lakh. so therefore net asset कितना हो गया 182 lakhs minus 1 lakh. तो it is equal to 181 lakhs. अब यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड कितना दिया हुआ है. सो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड इज बेसिकली 10 lakhs. सो देयरफॉर NAV कितना हो जाएगा, net asset upon number of units of mutual fund. तो how much is the value coming, तो यहाँ पे it is equal to 181 lakhs divided by
10 lakhs. So it will come to 18.1 per unit. This is the value of NAV. तो NAV कितना आ गया? Therefore NAV is equal to 18.1 per unit. And as I said, ये क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन नंबर 3 है मॉड्यूल का. तो इफ यू गो टू द मॉड्यूल you can also see this thing. This is the illustration being given in the module, illustration 1, and the answer is 18.1 per unit. The same thing we have calculated, but we have calculated with the help of logic. Clear? यहाँ तक सबको समझा? Everyone? Good. Okay, so now we are starting with question number 9. आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है ना. क्वेश्चन नंबर 9 says that compute NAV and rate of return for a unit holder who bought a unit at 17.6, मतलब यूनिट किस प्राइस पे परचेज किया गया है? 17.6 पे, and received a dividend of rupees 2 per unit during the period. मतलब डिविडेंड कितना मिला है? 2 रुपए. Face value of the unit is rupees 10. Other details are as under. Now market value of fund portfolio 4,200 crores दिया है. Then size of the scheme दिया 2,000 crores. Accrued income दिया 100 crores. Receivable दिया 100 crores. Accrued expenses दिया 275 crores. Liabilities दिया 150 crores and number of outstanding units दिया है 200 crores. ये क्वेश्चन 2016 में आया था for 4 marks. And if you see this question and if you compare this question with question number 7, you will find the numbers are almost the same. So let's solve this question also. But before we start, I want all of you कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और एक बार इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करने सॉल्व करने का कोशिश करिए. तो आई बिलीव आपने ट्राई किया होगा. सो अब जिन्होंने ट्राई किया है प्लीज अब देखो कि आपका सॉल्यूशन आपने किया है वो बराबर है या नहीं. So let's start now. So solution to question number 9. अब देखो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है? Assets. Clear? अब यहाँ पे as I said that you can solve the question by logic method और by formula method. मैंने आपको दोनों ही सिखा दिया था in question number 7. तो you can solve either of the same. तो यहाँ पे asset में क्या क्या आ जाएगा? It is market value of fund portfolio. तो it is 4,200 crores. सेकेंड क्या आ रहा है? accrued income. तो it is 100 crores. And then receivable, again it is 100 crores. टोटल कितना हो गया? 4,400 crores. क्लियर? अब इसमें से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे. अब लायबिलिटीज में क्या क्या आ रहा है? अक्रूड एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज. तो यहाँ पे अक्रूड एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज. अक्रूड एक्सपेंसेस कितना है? 275 करोड़. एंड लायबिलिटीज कितनी है? इट इज इक्वल टू 150 करोड़. एवरीथिंग इज इन करोड़. तो यहाँ पे कितना हो गया? नाउ दिस इज इक्वल टू 425 करोड़. तो यहाँ पे देयरफॉर नेट एसेट कितना हो गया? A माइनस बी. तो 4,400 माइनस 425 कितना आ गया ये? नाउ दिस इज इक्वल टू 3975 करोड़. क्लियर? अब देखिए अब यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स कितना दिया है? सो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स बीइंग गिवन? इट इज 200 करोड़. सो देयरफॉर NAV is equal to net asset upon number of units of mutual fund. तो कितना आ गया? It is 3975 crores divided by
200 crores, so it is equal to 19.875 per unit. Clear? So if you compare this with the question number 7, you will get the same NAV under question number 7 also, because the numbers are same. यहाँ तक आपका question number 7 and question number 9 same है. अब इसके आगे देखते हैं. यहाँ तक सबको समझ में आया? अब देखो, तो यहाँ पे therefore NAV is 19.875 per unit. Clear? अब देखो यहाँ पे इसने इन्वेस्टमेंट किस प्राइस पे किया था, मतलब यूनिट्स किस प्राइस पे परचेज की गई थी. इट इज 17.6 पे परचेज किया गया था. तो यहाँ पे इट इज 17.660 पर यूनिट. एंड रिडम्पशन आज के टाइम पे एनएवी कितना है, 19.875 पर यूनिट. इसका मतलब इस पीरियड में कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हुआ. सो कैपिटल एप्रिसिएशन, नाउ कैपिटल एप्रिसिएशन इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने को 19.875 में से 17.6 को माइनस करिए. सो यहाँ पे कितना आ रहा है कैपिटल एप्रिसिएशन. नाउ कैपिटल एप्रिसिएशन इज इक्वल टू 2.275 पर यूनिट. क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन में आगे क्या दिया है. नाउ इट सेज दैट डिविडेंड कितना मिला है, 2 पर यूनिट. सो देयरफॉर टोटल रिटर्न कितना मिला है पर यूनिट इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन. तो कितना है, डिविडेंड कितना है 2 पर यूनिट एंड कैपिटल एप्रिसिएशन कितना है, इट इज इक्वल टू 2.275 पर यूनिट. तो टोटल डिविडेंड मिला, टोटल रिटर्न मिला है 4.275 पर यूनिट. तो इसका मतलब रिटर्न परसेंटेज, जिसको होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी बोलते हैं, HPR भी बोलते हैं, दैट समथिंग वी हैव डिस्कस आल्सो व्हाइल डिस्कसिंग द चैप्टर, दैट HPR कितना होगा. सो HPR में इट इज इक्वल टू 4.275 डिवाइडेड बाय इस अमाउंट को कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना किया, तो 17.6 इंटू 100. तो यहाँ पे इफ यू डिवाइड 4.275 divided by 17.6 into 100, you will get holding period return, now which is equal to 24.29%. Clear? This is how you have to calculate questions of this type, which is question number 9. Clear? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है. It says that the following, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 10 पे, 2018 में ये क्वेश्चन आया था फॉर 4 मार्क्स. नाउ लेट्स सी व्हाट दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट. क्या लिखा है, इट सेज दैट द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू पोर्टफोलियो ऑफ डॉटेक्स म्यूचुअल फंड. स्टॉक का नाम दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, करेंट मार्केट प्राइस दिया है. क्लियर? अब द फंड हैज नॉट बोरोड एनी मनी बट इज एट अक्रूड मैनेजमेंट फीस विद द पोर्टफोलियो मैनेजर करेंटली ₹30 lakhs. तो यहाँ पे अक्रूड मैनेजमेंट फीस है, मतलब यहाँ पे पेमेंट करना बाकी है, तो 30 lakhs का पेमेंट आउटस्टैंडिंग है. द नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग इज 10,75,73,000. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एंड NAV. कैसे निकलेगा, देखो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स को करेंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट शेयर्स, ऑफ ऑल द शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. उन सबको ऐड कर देंगे, देन विल गेट द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो. एंड NAV निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो है
दिस मार्केट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, इसमें तो 30 लाख रुपीस जो आउटस्टैंडिंग फीस है उसको माइनस करेंगे, जो आएगा उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे एंड दैट विल गिव यू द एनएवी वैल्यू। क्लियर? एक बार खुद ट्राई करिए प्लीज। सो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? देखिए, आई बिलीव आप लोगों ने ट्राई किया होगा। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। सबसे सिंपल तरीका, स्टॉक, नंबर ऑफ शेयर्स, करेंट मार्केट प्राइस एंड वैल्यू। अब देखो, ना कितना दिया हुआ है? फर्स्ट इज LNT, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन इज 1,10,000। मार्केट प्राइस कितना दिया है? इट इज इक्वल टू 2685.45। फिर सी द क्वेश्चन, देन सिप्ला, विप्रो, HDFC एंड टाटा स्टील। अच्छा, सिप्ला के कितने शेयर्स दिए हैं? 3,12,000 शेयर्स। रेट कितना दिया है? 359.95। विप्रो के कितने शेयर्स दिए हैं? 4,50,000 शेयर्स। रेट कितना दिया है? 523.10। देन HDFC के कितने शेयर्स दिए हैं? 3,90,000 शेयर्स। रेट कितना दिया है? 883.30। एंड टाटा स्टील के कितने शेयर्स दिए हैं? 2,99,000 शेयर्स। रेट कितना दिया है? 502.75। क्लियर? अब इतनी इंफॉर्मेशन तो हम लोग को क्वेश्चन से ही मिल गई। अब इसके आगे का व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू। तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स, एज्यूमिंग इट बीइंग A, मार्केट प्राइस इज B, तो वैल्यू कैसे मिलेगी? A इंटू B। तो नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन विल गेट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। क्लियर? सो कैलकुलेट करिए प्लीज। सो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, सो जो वैल्यू आएगा जब आप नंबर ऑफ शेयर्स को प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस बिग वैल्यू विल कम इनटू पिक्चर। बस यहाँ पे बच्चों को ये कैलकुलेशन करना आना चाहिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एंड देन यू फिल यू एड दिस थिंग, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। देयरफॉर यहाँ पे क्वेश्चन में बिल्कुल भी नंबर को देख के अपने को डरना नहीं है। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। द ओनली टाइम दैट दिस क्वेश्चन मे टेक is only with respect to the calculation. okay, so वो कैलकुलेशन आपके लिए सिंपल और आप उस नंबर को वेरीफाई कर सको, इसलिए मैंने सामने कैलकुलेशन करके आपके सामने रख दिया है। that's something just you need to verify. so जो वैल्यू आ रहा है, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इज 110 करोड़। अब देखो, अब यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में दो पार्ट है। फर्स्ट अपने को निकालना था वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, जो कि अपना हो चुका है, एंड देन सेकंड अपने को निकालना है एनएवी। अब एनएवी कैसे निकलेगा? तो यहां पे देयरफॉर एनएवी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो माइनस accrued expenses upon number of units of mutual fund. Clear? अब वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितना है? तो 110,67,150 माइनस 30 lakhs का what is being said that accrued management fees 30 लाख रुपीस की आउटस्टैंडिंग है। क्लियर? तो अब मैनेजमेंट फीस पे करना बाकी है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितना दिया है? इट इज इक्वल टू 10,75,73,000।
तो यहाँ पे 10 करोड़ 75 लाख 73,000, तो कितना आ जाएगा 110, 30 lakhs माइनस कर दिया, so this is equal to now, तो 10 करोड़ 75 lakh 73,000, so NAV will be equal to 10.26 per unit, and this is how you have to calculate questions of this nature. Very simple question, सिर्फ calculation करना था. There is nothing much in this question, and if you solve this question you will get 4 marks, and I think it's a very simple question. Clear? चलो next question पे देखते हैं. Now this question जो हम लोग करने जा रहे हैं ये ICSI मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 3 है. तो if you go to ICSI मॉड्यूल उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, rather to say. तो ICSI मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने पहले ही कर लिया है नाउ, एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग ने ICSI मॉड्यूल का कर लिया है. सो ये ICSI मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 2 है. अब देखो क्या दिया है क्वेश्चन में. इट सेज दैट ABC म्यूचुअल फंड हैज फॉलोइंग एसेट. यहाँ पे ABC म्यूचुअल फंड में कौन कौन से एसेट दिए ये दिया हुआ है. द फॉलोइंग एसेट इन द स्कीम XYZ एट ए क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन 31 मार्च 2019. अब यहाँ पे कंपनी का नाम दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, मार्केट प्राइस पर शेयर दिया है. क्लियर? इसमें क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ XYZ आर 10 lakhs. मतलब यहाँ पे यूनिट्स दिया हुआ है 10 लाख यूनिट है. नेक्स्ट क्या लिखा है, द स्कीम XYZ हैज अक्रूड एक्सपेंसेस ऑफ 2.5 lakhs एंड अदर लाइबिलिटीज ऑफ 2 lakhs. मतलब टोटल लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग जो है वो 4.5 lakhs है. क्या निकालना है, कैलकुलेट द NAV ऑफ द स्कीम XYZ लिमिटेड. मतलब यहाँ पे आपको स्कीम का NAV कैलकुलेट करना है. तो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है. तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करिए एंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. तो चालू करें. आई बिलीव आप लोगों ने ट्राई किया होगा. तो इस क्वेश्चन को भी सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही अपने को फॉलो करना है, उसी अप्रोच के साथ क्वेश्चन करना है. तो पहले हम लोग टेबल बना लेंगे सेम एज वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 10 ऑल्सो. सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 11. क्लियर? तो यहाँ पे स्टॉक मतलब कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस. तो कैसे कंपनी, number of shares, market price and value. This is how you have to make the table first. तो सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेंगे. तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स इफ इट इज A, मार्केट प्राइस इज B, तो वैल्यू कितना हो जाएगा A इंटू B. तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन में कंपनी का नाम दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स और मार्केट प्राइस है, पहले हम उसको कॉपी कर लेंगे एंड देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर? सो अब देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एन लिमिटेड के नाउ व्हाट आई टोल्ड यू जस्ट नाउ कि क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ शेयर्स दिया और मार्केट प्राइस दिया पहले आप उसको कॉपी कर लीजिए. तो यहाँ पे क्या करेंगे, एन लिमिटेड के 25,000 शेयर्स इंटू मार्केट प्राइस कितना है 20 रुपीज, सेम लिख लिया. देन डी लिमिटेड के 35,000 शेयर्स, प्राइस कितना है 300 रुपीज, सेम लिख लिया. देन एस लिमिटेड के 29,000 शेयर्स एंड प्राइस कितना है 380 रुपीज, सेम लिख लिया. एंड सी लिमिटेड के 40,000 शेयर्स एंड प्राइस कितना है 500 रुपीज, इसको सेम लिख लिया यहाँ पे अपने लोग ने. अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स को प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द शेयर. सो यू हैव टू वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड नाउ अब यहाँ पे नेट एसेट निकालने के लिए, सो दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो. सो दिस इज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो. अब यहां पे नेट एसेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो माइनस, क्या माइनस करेंगे, अक्रूड एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज, अक्रूड एक्सपेंसेस माइनस लायबिलिटीज। क्लियर? तो यहां पे कितना आ जाएगा, सो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितना है, 4 करोड़ 20 लैक्स माइनस लायबिलिटी कितना है, 2 लैक्स एंड 2.5 लैक्स, तो 2,50,000 एंड 2.5 लैक्स, इसको माइनस करेंगे तो द वैल्यू व्हाट वी विल गेट इज नेट एसेट। तो कितना आया ये, नाउ दिस इज इक्वल टू 4 करोड़ 15,70,000। क्लियर? अब यहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, सो द नंबर ऑफ यूनिट्स इज 10 lakhs, सो देयरफॉर NAV कितना हो जाएगा, नेट एसेट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, तो कितना हो गया, 4 करोड़ 15,70,000 डिवाइडेड बाय 10 lakhs, तो कितना आ जाएगा, इसको तो इट विल कम टू 41.57 पर यूनिट। क्लियर? So NAV is equal to 41.57 per unit. Now if you see the module also, this is the question and it is exactly the same what we have calculated. Clear? So इस तरीके से we have to do question number 11. Done? अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। अब देखो क्या दिया इस क्वेश्चन में, एंड थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। कैसे किया जाता है, क्या लिखा है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन NAV ऑफ रेगुलर इनकम स्कीम ऑन पर यूनिट बेसिस। मतलब यहाँ पे अपने को क्या कैलकुलेट करना है, NAV डिटरमाइन करना है। इसमें क्या लिखा है, लिस्टेड शेयर्स एट कॉस्ट, एट कॉस्ट मतलब किस प्राइस से परचेस किया गया था, इट इज 20 करोड़, कैश इन हैंड दिया 1.23 करोड़, बॉन्ड एंड डिवेंचर एट कॉस्ट ये 4.3 करोड़ है, ऑफ दिस बॉन्ड नॉट लिस्टेड एंड कोटेड इज 1 करोड़। इसका मतलब यहाँ पे लिस्टेड, देखो क्या लिखा है, ऑफ दिस बॉन्ड नॉट लिस्टेड एंड कोटेड 1 CR है एंड टोटल वैल्यू 4.3 CR है, तो लिस्टेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.3 CR। क्लियर? आई क्या लिखा है, अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एट कॉस्ट 4.5 करोड़, डिविडेंड अक्रूड दिया है, अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स दिया है, एक्सपेंडिचर अक्रूड दिया है, वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड एंड डिवेंचर्स एट NAV डेट। देखो यहाँ पे क्या दिया है, वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड एंड डिवेंचर एट NAV डेट, मतलब यहाँ पे NAV डेट पे लिस्टेड बॉन्ड की वैल्यू दे दिया है। अच्छा, लिस्टेड बॉन्ड की कॉस्ट प्राइस क्या थी, इफ यू सी दिस वाज कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज NAV वैल्यू। क्लियर? तो यहाँ पे कॉस्ट कितना था, कॉस्ट की वैल्यू थी 3.3 करोड़ और जो 3.3 करोड़ का लिस्टेड बॉन्ड था उसकी आज की तारीख में वैल्यू कितनी हो गई है, NAV के टाइम पे 8 करोड़। क्लियर? अब नंबर ऑफ यूनिट्स दिया है ₹10, फेस वैल्यू 20 लाख। देखो नंबर ऑफ यूनिट दिया 20 लाख का, यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया है, नंबर ऑफ यूनिट दिया 20 लाख का। करंट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 100 इज 106, मतलब फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जो 100 का था उसकी रिलाइजेबल वैल्यू कितना हो गया है, 106। तो हम लोगों ने फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज कितने की परचेज की थी, कॉस्ट क्या था उसका 4.5 करोड़, तो उसकी रिलाइजेबल वैल्यू निकालेंगे हम लोग।
नेक्स्ट क्या लिखा है, द लिस्टेड शेयर्स वर परचेज व्हेन इंडेक्स वाज, जब अपने लिस्टेड शेयर्स परचेज किया था उस समय इंडेक्स था 1200 पे, प्रेजेंट इंडेक्स इज 2120, मतलब इंडेक्स में चेंज हुआ है, तो इसका मतलब लिस्टेड शेयर्स की वैल्यू में भी चेंज हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्या दिया है, देयर इज अ डिमिनिशन ऑफ 20% इन द वैल्यू ऑफ अनलिस्टेड बॉन्ड, मतलब अनलिस्टेड बॉन्ड में 20% का डिमिनिशन हुआ है इन द वैल्यू। इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए अपने को नेट एसेट वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो पॉज करिए, टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए एंड एक बार अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन ट्राई करिए कि होता है कि नहीं, देन सी द वीडियो। अब देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, लेट्स सी दिस थिंग। तो यहाँ पे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 12। नाउ एसेट्स, सबसे पहले लिस्टेड शेयर्स। अब देखो लिस्टेड शेयर्स का कॉस्ट कितना दिया है, कॉस्ट दिया है, मतलब ये एनएवी की वैल्यू नहीं है, एनएवी के टाइम पे लिस्टेड शेयर की वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू है जब आपने परचेज किया था, 20 करोड़ दिया है। अच्छा नीचे क्या दिया है कि जब आपने शेयर्स परचेज किए थे, लिस्टेड शेयर जब परचेज किए थे उस समय इंडेक्स की वैल्यू कितनी थी, 1200, करंट इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो गई है, 2120। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू, जब इंडेक्स 1200 का था तो वैल्यू ऑफ शेयर्स थे 20 करोड़। तो अगर आज इंडेक्स 2120 है तो वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, कैलकुलेट दिस थिंग, तो कितना आ रहा है, नाउ दिस इज कमिंग टू 35.33 करोड़। क्लियर। तो यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू नो वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिस्टेड शेयर्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो इट इज कमिंग टू 35.33 करोड़। क्लियर। सेकेंड, कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड कितना दिया है, नाउ कैश इन हैंड दिया है 1.23 करोड़। अच्छा कैश इन हैंड क्या बढ़ता है क्या, नहीं, तो ये इतना ही रहेगा। तो वहां पे कैश इन हैंड कितना हो गया, 1.23 करोड़। क्लियर। अब देखो, अब यहां पे लिस्टेड बॉन्ड की वैल्यू कितनी दी है, ऑन एनएवी डेट, तो लिस्टेड बॉन्ड की वैल्यू एनएवी डेट पे कितना है, तो लिस्टेड बॉन्ड की एनएवी डेट पे वैल्यू दिया है 8 करोड़। क्लियर। अब अनलिस्टेड बॉन्ड, इसकी वैल्यू कितना दिया है, इसकी वैल्यू 1 CR था एंड 20% का डिमिनिशन हुआ है। क्लियर। तो यहां पे इसका मतलब अनलिस्टेड बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, 0.8 करोड़। अब देखो फर्दर क्या दिया है, अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एट कॉस्ट। देखो एट कॉस्ट में 4.5 करोड़ में लिया था एंड यहाँ पे अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एट कॉस्ट जो 100 की वैल्यू थी उसकी वैल्यू 106 हो गई। तो ये 4.5 करोड़ का जो अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एट कॉस्ट लिया है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, इसका नाउ so face value and realizable value। देखो जिस फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की फेस वैल्यू 100 है उसकी रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 106.5। क्लियर।
तो अगर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की कॉस्ट प्राइस है 4.5 करोड़, तो इसकी रिलाइजेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे होगा? 106.5 इंटू 4.5 करोड़ डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ गया? इट इज कमिंग टू 4.7925 करोड़. Clear? Cross multiplication. Now this is the next very important thing in this question, how to calculate the fixed income securities की value. तो ये कितना आ गया? This is equal to 4.7925 करोड़. Clear? आगे क्या दिया है? It is being given dividend accrued, मतलब ये आपकी आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो यहाँ पे इसको भी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे डिविडेंड अक्रूड ये कितना दिया है? नाउ इट इज बीइंग गिवन 0.8 करोड़. फर्दर क्या दिया है? नाउ इट इज अमाउंट पेएबल ऑन शेयर्स एंड एक्सपेंडिचर अक्रूड, ये सब लायबिलिटीज है, तो पहले इस पूरे को ऐड कर दीजिए. नाउ अगर आप इस पूरे को ऐड करोगे सो इट विल कम टू 50.9525. नाउ एवरीथिंग इज इन करोड़. क्लियर? तो एसेट वैल्यू कितनी आ गई? 50.9525. अब इसमें से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, तो लायबिलिटीज में कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं? एक्सपेंडिचर अक्रूड, नाउ एक्सपेंडिचर अक्रूड कितना है? 0.75 करोड़ है, तो यहाँ पे 0.75 करोड़. एंड दूसरा कितना है? अमाउंट पेएबल ऑन शेयर्स, अमाउंट पेएबल ऑन शेयर्स ये कितना आ रहा है? 6.32 करोड़. क्लियर? तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई? 7.07. इसका मतलब नेट एसेट कितना आएगा? तो नेट एसेट कितना हो जाएगा? इट इज 50.9525 माइनस 7.07. तो नेट एसेट की वैल्यू कितनी हो गई? इट इज 43.8825 करोड़. क्लियर? कैसे निकालेंगे? 50.9525 माइनस 7.07 कितना आ रहा है? 43.8825 करोड़. अच्छा, अब यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स कितना दिया है? ना नंबर ऑफ यूनिट्स दिया है 20 लाख. याद रखना बच्चों, काफी बच्चे क्या गलती करते हैं कि 43.8825 को 20 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ध्यान से समझो वहां पे नेट एसेट करोड़ में है एंड नंबर ऑफ यूनिट्स कितने में है? लैक्स में. सो यहाँ पे सो देयरफॉर एनएवी कितना हो जाएगा? अगर नहीं समझे तो क्या करने का? 43.8825 को 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दो. क्लियर? डिवाइडेड बाय इसको 20 लाख से डिवाइड करो, तो यहाँ पे सो एनएवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नाउ इट विल कम टू 219.4125 पर यूनिट. क्लियर? So this is how the NAV calculation need to be done. Clear? Everybody समझा? Very good. अब देखो, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये हम लोग करेंगे सेबी के सेकेंड लेक्चर में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को राइट इशू का कॉन्सेप्ट वो हम लोग करेंगे कब? जब हम लोग का पब्लिक इशू हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट हो जाएगा. नाउ दैट इज वेयर यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आसबा, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन शू ऑप्शन, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट इशू. देन इन द सेबी पार्ट 2 प्रैक्टिकल का जो लेक्चर होगा, सेबी प्रैक्टिकल लेक्चर पार्ट 2, वहां पे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
बट इसको समझने के लिए यू नीड टू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इशू, ICDR. यू नीड टू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग मैकेनिज्म, ऑल दोस थिंग. देन 16th क्वेश्चन, all these questions जो यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट किए हैं, all these questions we are going to discuss in our SEBI practical lecture part 2. clear? 17th question, ASBA, very important concept, but ASBA का क्वेश्चन समझने के लिए you need to know what is ASBA, how ASBA function, everything. clear? देन क्वेश्चन नंबर 18. अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये हम लोग करेंगे इन अ चैप्टर कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, जो कि आपके ICSI मॉड्यूल में 15 चैप्टर है. वहां पे एक चैप्टर है, टॉपिक है आपके, उस चैप्टर के कई पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं बेसिकली. To have a better understanding what we have divided this entire chapter into 8 parts. तो उसमें one of the part is stock exchange trading mechanism. वहां पे हम लोग इस टॉपिक को करेंगे, which is question number 19. Then X right price. All these questions we are going to discuss in our SEBI practical lecture part 2, which is very crucial. But उस लेक्चर को देखने से पहले आपका ICDR का इन सब टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. तो up to question number 26. Now we are starting with question number 27. अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है. Now it's a miscellaneous topic. आज तक ऐसा पेपर में आया नहीं है, बट आ सकता है, तो वी शुड नो दिस थिंग ऑल्सो. नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 27. इसमें क्या लिखा है. इट सेज दैट द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑफ फाइन लिमिटेड एट अ स्टॉक एक्सचेंज फॉर 10 सक्सेसिव डेज वर एज फॉलोज. कैलकुलेट 7 days मूविंग एवरेज एंड डिटरमाइन द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक. मतलब यहाँ पे अपने को 7 days मूविंग एवरेज निकालना है एंड ट्रेंड ऑफ द स्टॉक को कैलकुलेट करना है. अब देखो, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो. अब देखो, यहां पे सबसे पहले डे लिख लो एंड क्लोजिंग प्राइस लिख लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. क्लियर. अब क्लोजिंग प्राइस कितना दिया है. इट इज 25 26 25 25 26 26 28 26 25 27. क्लियर. तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस लिख लीजिए. तो 25 26 25 25 26 26 28 26 25 एंड 27. क्लियर. अब देखो, अब यहां पे 7 days मूविंग एवरेज. नाउ अब 7 days मूविंग एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है. 1 to 7 का एवरेज निकाल लो, 2 to 8 का एवरेज निकालो, 3 to 9 का एवरेज निकालो एंड 4 to 10 का एवरेज निकालो. तो यहाँ पे 1 से लेके 7 का एवरेज, 2 से लेके 8 का एवरेज. दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द मूविंग एवरेज. ये हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है ड्यूरिंग आवर स्कूलिंग डेज और एट द प्रीवियस लेवल. अगर 5 days का मूविंग एवरेज आ जाए तो 1 to 5, 2 to 6, दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट. देन 3 से लेके 9 तक का मूविंग एवरेज एंड 4 से लेके 10 तक का मूविंग एवरेज. क्लियर. अब देखो, तो यहाँ पे तो कैसे आएगा. तो 7 days मूविंग एवरेज कैसे निकलेगा. तो इट इज इक्वल टू, तो 25 प्लस 26 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 26 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 7. तो कितना आ गया. ये आ गया 181 डिवाइड बाय 7 विच इज इक्वल टू 25.86. क्लियर. तो सेम तरीके से हम लोग सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ का निकाल लेंगे. तो कितना आएगा.
26 plus 25 plus 25 plus 26 plus 28 and plus 26. इसको डिवाइड करेंगे 7 से, कितना आ रहा है? Now this is equal to 182 divided by 7 which is equal to 26. Clear? अब थर्ड का निकालेंगे तो 25 plus 25 plus 26 plus 26 plus 28 plus 26 plus 25 divided by 7. Clear? ऐड करिए, कितना आ रहा है? Now this is equal to 181 divided by 7 which is equal to 25.86. Clear? And fourth कितना आ गया? 25 plus 26 plus 26 plus 28 plus 26 plus 25 plus 27 divided by 7. Now this is equal to 183 divided by 7, तो कितना आ गया? It is equal to 26.14. Clear? तो ये अपना 7 days मूविंग एवरेज आ गया. अब इसको यहाँ पे अपने को क्या निकालना है? तो वी हैव टू कैलकुलेट 7 days मूविंग एवरेज एंड डिटरमाइन द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक. तो अब अपने को यहाँ पे ट्रेंड ऑफ द स्टॉक निकालना है. तो एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इसको प्लॉट कर लेते हैं. तो अगर हम लोग इसको प्लॉट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? पहली वैल्यू कितनी थी? 25.86. फिर वैल्यू बढ़ी, कितनी वैल्यू हो गई? 26. फिर वैल्यू वापस नीचे आई, इट इज कमिंग टू 25.86. वैल्यू ऊपर चढ़ी, इट इज इक्वल टू 26.14. अगर हम लोग इसको एक एक्स वाई एक्सेस पे प्लॉट करेंगे, सो दिस इज हाउ द एंटायर स्ट्रक्चर विल लुक लाइक. इसका मतलब देखो, ट्रेंड दो तरीके के होते हैं मेजरली. अगर प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज ऊपर 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 जा रहा है तो वी से बुलिश ट्रेंड. अगर प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज नीचे 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 जा रहा है तो वी से बेरिश ट्रेंड. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ये ऊपर नीचे जा रहा है, मतलब द ट्रेंड इज नीदर बुलिश नॉर बेरिश. तो यहाँ पे तो कंक्लूजन क्या आएगा? कंक्लूजन इज द ट्रेंड इज neither bullish nor bearish and therefore there is no trend. मतलब इसमें कोई भी ट्रेंड नहीं है, न तो बुलिश ट्रेंड है और न ही बेरिश ट्रेंड है. क्लियर? This is how we can calculate the moving average and the trend. And with this, your SEBI part 1 is over, and now we'll see the remaining question in our SEBI practical part